हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे हर वनडे एग्जाम में आते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम हो, या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में जाने गए पणि नाम से समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पणि व्यापार करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता शब्द का अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में पुत्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द दोहिता का अर्थ होता है गाय को दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुर्गन। संगम युग में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के नाम से मुर्गन को जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इन कांसे के सिक्के का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इनने कांसे के सिक्के चलाए थे। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली साम्राज्य में शामिल कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में उसको शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने वाले जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री से मिलता है? तो पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले हमें मार्को पोलो के द्वारा मिलता है। मार्को पोलो ने पांड्य राजाओं का वर्णन किया है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी। छठी शताब्दी में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की है? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की है। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बुद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी महाविनिष्क्रमण कहते थे। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना एवं एक नया धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना और एक धर्माचार्य पाहुल की प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसकी जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का वेद है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है और उत्तर रामचरितमानस के लेखक भावभूति हैं।
उत्तर रामचरितमानस के लेखक भावभूति जी हैं। महमूद के समय भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो महमूद के साथ आए हुए अल बरूनी ने भारत के समाज के बारे में किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खामेर के राजेंद्र प्रथम से। खामेर के राजा ने भारतीय राजा से मित्रता की थी, तो ये हैं राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्व क्या कहलाता था? तो सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक ए शर्व कहलाता था सिंचाई कर। नायब ए मुमालिक नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसके द्वारा किया गया था? तो मुइज़-उद-दीन बहरम शाह द्वारा। नायब ए मुमालिक का पद सल्तनत काल में मुइज़-उद-दीन बहरम शाह द्वारा बनाया गया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को शोहरत-ए-आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर की थी? तो मीर कासिम ने। बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बंटा था? 7 भागों में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, पुरुषपुर। नरहरि वर्मन द्वितीय ने अब जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कराची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह, उसने कराची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और नरहरि वर्मन, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, उसने कराची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। सातवाहन शासक का महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारत काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से एक भारतीय को या किसी भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम और सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेंटिक के समय। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा के उच्च शिक्षा का माध्यम और कामकाज की भाषा हो गई थी? तो विलियम बेंटिक के समय, क्योंकि इसके समय मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने ये अनुशंसा की थी कि उच्च शिक्षा के लिए माध्यम इंग्लिश होना चाहिए और जो सरकारी कामकाज हैं उनके लिए भी माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। और आगरा के अंदर लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है।
सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश में। सांची का स्तूप मौर्य वंश के समय बनवाया गया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई थी और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता अपनाई थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? ये है शुंग वंश। इन्हें मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। शुजा-उद-दौला के समय अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। शुजा-उद-दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने किया था? नरेंद्र मंडल का स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया था। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा किया गया था। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को महफूज कहा जाता था। महफूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को हश्मे अतराफ कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में किसने रोका था? नागभट्ट ने। ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था? तो नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृत संधि हुई थी? अमृतसर की संधि चार्ल्स मैटकॉफ के समझाने पर हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श किया था जिसके कारण अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मैटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। फुतुह उल सलातीन की रचना किसने और कब की थी? ईशामी ने 1350 में। फतूह उस सलातीन की रचना ईसामी ने की थी 1350 में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके दो अल्प पुरुष वयस्क पुत्र वेदश्री और श्री शक्ति का संरक्षण नागनिका ने किया था। नागनिका ने किया था वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की है। यह किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृतिक भाषा में। हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी है, उसकी भाषा है प्राकृतिक। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। भुवनेश्वर और त्रिपुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? नागर शैली में। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। संगम युगीन तोलकप्पियन किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। संगम योगीन ग्रंथ तोलकप्पियम का संबंध व्याकरण और काव्य से है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश
राष्ट्रीय चेतन लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाने की जो चेतना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाई गई थी। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोशाल को माना जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोशाल को माना जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेज के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में। रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया? विक्रम संवत 58 से पूर्व प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत 58 पूर्व में इसको प्रारंभ किया गया था। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 में खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनावली एक प्राचीन स्थल है जिसको 1973-74 में खुदाई करके सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। यह भारत के हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अर्थात आजीवन अविवाहित रही थी। ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है जो कि दीर्घकाल या आजीवन काल अविवाहित रही थी। उन कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश पर प्रसेनजीत का शासन था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और किस शासक ने वैशाली का त्याग करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख से। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की हत्या करके। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था बलबन ने। और बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने उसको बनाया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो इलाहाबाद में। क्लाइव ने सैनिक सुधार करने के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। पहला था मुंगेर, दूसरा भाग था बांकीपुर और तीसरा उसने इलाहाबाद में नियुक्त किया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया है? औरंगजेब ने अपनी बेगम रविया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया है। बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया है? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रविया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया है। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन है? तो उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो भास्कराचार्य। सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। शिशुपाल बध की कृति किसकी कृति है? शिशुपाल बध माघ की कृति है। शिशुपाल बध किसकी कृति है? तो माघ की। शायवाद का अर्थ शायद है और नहीं भी। शायदवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी।
अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ था। अकबर के शिक्षक का नाम मीर अब्दुल लतीफ़ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनने वाली पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनने वाली पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल बादशाह शाही दरवेज या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? शाही दरवेज या जिंदा पीर के नामक से औरंगजेब को जाना जाता था। मुगल शासक शाही दरवेज और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय से। हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय से। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा कृति किसकी है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? तो बलबन। एक मलिक होते हुए भी वह खान बन गया और फिर सुल्तान बन गया, यह कौन है? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुगल राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था। बहमनी राज्य के विघटन के बाद दक्षिण भारत में 5 मुगल राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर साम्राज्य में यह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था। मध्यकाल में विधवा या विवाह पर लगने वाले कर को लिया जाता था विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, किंतु विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। भारतीय प्रसिद्ध चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी सैनिक विभाग से संबंधित था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसे दी जाती थी? तो इंद्र को दी जाती थी। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि इंद्र को दी गई थी। यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित की गई है? तो कठिनोपनिषद में। यम और नचिकेता के बीच वार्ता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में दी गई है। कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे? तो कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलतम एवं उपलब्धि का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलता और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करती है। कलहड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कलहड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में।
रज़िया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। रज़िया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली की किल सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटा दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किल सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा का नाम हटा दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था, तो मनुची। पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था, तो मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो रज़्मनामा में मिलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रज़्मनामा से मिलते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो महात्मा बुद्ध ने। संसार अस्थिर है, क्षणिक है और क्षणभंगुरवाद के इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम, तो इसको महात्मा बुद्ध जी ने इसको प्रतिपादित किया था, क्षणभंगुरवाद को। मर्गदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। मर्गदाव या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मीर बांकी ने करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान में ख्याति अर्जित की थी, तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। टोडरमल ने किस में योगदान दिया था और ख्याति अर्जित की थी, तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी, 1712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब की थी, 1712 में। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था, उतवी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी, बातापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी बातापी। इनको बातापी के चालुक कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी, बातापी। मोहम्मद गौर के किस शासक ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार में विजय प्राप्त की थी, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट की थी बिहार की। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की थी, गौतमीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना हिस्सा वसूला जाता था, 1/6 भाग। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था, तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान से। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहले उदाहरण मिलता है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहले उदाहरण देखने को मिलता है, तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, चौथी संगति में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, तो चौथी संगति में, जो कि कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी।
पाल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। पाल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक था? देवराज। देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जो देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोधी ने। सल्तनत काल में सतका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सल्तनत काल में सतका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को किस उपाधि से नवाजा था? तो जगत गुरु। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित किया था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल सम्राट के श्रेष्ठ कारीगरों में से एक थे? तो जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे ये, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। होलकर ने अंग्रेजों से मंसूर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में। होलकरों ने मंसूर की संधि अंग्रेजों से कब की थी? तो 1818 जनवरी में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडोक नाम से। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडोक नाम से इसको संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर की अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किनके हाथ में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अकबर की अल्प आयु के कारण 1526 से 1560 तक मुगल सम्राट के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला माता गौतमी थी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भगवत गीता का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश के किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा के युद्ध को। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा के युद्ध में। आलमगीर टीला जो 1958 में पता चला था, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। आलमगीर का टीला जो कि 1958 में प्राप्त हुआ था, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलबाकियम किस युग की महान कृति है? तोलबाकियम संगम युग की महान कृति है जिसमें व्याकरण और काव्य का उल्लेख किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? हरिसेन।
इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार हैं हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर। राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले गए कर या उपहार किस नाम से जाने जाते थे? बलि। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से वसूले गया कर या उपहार को बलि के नाम से जाना जाता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले बौद्ध धर्म को श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। मणि बौद्ध बुद्धि होगी तो मणि होगी, तो मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। किस शास्त्र के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्यदान से पता चलता है। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो ये है दिव्यदान से प्राप्त होता है। इनने अपने दिव्यदान मतलब सिंहासन का दान कर दिया, किसको? संपत्ति को, पौत्र संपत्ति को दे दिया था। ये दिव्यदान से प्राप्त होता है। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? बलबन ने। 40 अमीरों का समूह था, इसको विनाश किसने किया था? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो महमूद अली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? महमूद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो विहापुर के अली आदिल शाह से। चांद बीबी का विवाह किस सुल्तान से हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की है? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने की है। सोमवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सोमवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे। संगम काल में राजाओं के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। संगम काल में राजाओं के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता था। अकबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। अकबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दशयु शब्द किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद में दशयु शब्द अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखे गए थे? तो संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखे गए थे।
संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और चंदावर जयचंद के बीच में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, फिर बाद में धारा नगरी हो गई थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह बर्मन ने। महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह बर्मन ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अलबरूनी ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने की है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की है? मोहम्मद तुगलक ने। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि, वैश्वानर और विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली पुस्तक अग्नि, वैश्वानर और विदेह माधव की कथा का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो निषाद का सबसे पहले उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। निषादों का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाले शासक का नाम था बाबर। इन्होंने राणा सांगा को पराजित किया था। डलहौजी ने हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया था? सतारा। डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। मुगल कालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कौन रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मध्यकालीन शासक में सबसे विवादास्पद शासक रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसमें तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी था। अजंता की कौन सी गुफाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्र किया गया है। यह गुफा है 9वीं। अजंता की कौन सी गुफा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? जिसमें 16 बुद्ध उपासकों को स्तूप की ओर आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। तो ये है गुफा नंबर 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति को। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता था। बारामेहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? तो सिलुक जाति का। बारामेहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? तो सुलिक वंश का। बारामेहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? सुलिक जाति का। राष्ट्रकूट वंश के चोल लेखों से किस राजा को सुगमता व्रत
अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता है तो कुलोत्तुंग प्रथम को। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता है तो कुलोत्तुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से। अलाउद्दीन मसूद शाह। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदराह। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को इतराह कहा जाता था। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? जयमल। अकबर ने 1562 में मेड़ता में शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डोरिजियो ने। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डोरिजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को किस स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो 8 स्तूप बनाए गए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों में निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों में रखे गए थे। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों में आज्ञा पत्र क्या कहलाता था? तो शासन पत्र। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान में आज्ञा पत्र क्या कहलाता था? शासन पत्र कहलाता था। शासन पत्र कहलाता था। किस इमारत को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। किस महल को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। हुजूर दफ्तर क्या है? पुणे में पेशवा का सचिवालय। हुजूर दफ्तर क्या है? तो ये पुणे में पेशवाओं का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक हैं? तो भगवान शिव के उपासक हैं। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस धर्म के उपासक माने जाते हैं? तो वो है शिव धर्म की। दीवाने ए इंशा का क्या अर्थ है या क्या कार्य है? दीवाने इंशा का कार्य था पत्र व्यवहार का कार्य करना। दीवाने इंशा पत्र व्यवहार का कार्य करती थी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जिसने अकाल संहिता का निर्माण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तपीठ को माना जाता है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के उपासक या संस्थापक ललितादित्य मुक्तपीठ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र। मौर्य का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य उत्तरकालीन भूमि व्यवस्था में विरोध और विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था का विरोध और विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का। ये शिव भगवान के उपासक थे। मुनि एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्री को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य।
मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। आज हमारे 50 या 100 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके आगे करेंगे कल। थैंक यू।